I request Dr. Indramani sir, who is a VC, to kindly come upon the stage and enlighten our farmer students with your experience and knowledge. Sir, I kindly request you to please come on the stage. सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मंच पर आसीन हमारे सभी साथी, पर्टिकुलरली हमारा सौभाग्य है कि आज हम पद्मश्री किसानों के साथ यहाँ पर उपस्थित भारत भूषण त्यागी जी और श्री रेड्डी जी जो और राजपूत साहब हैं, जो इस पूरे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के मिशन को भारत सरकार के मूर्त रूप दे रहे हैं। हमारे इस कॉलेज के प्रिंसिपल और सभी अधिकारी, आंध्र प्रदेश से हमारे आए साथी जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का कार्य कर रहे हैं, मेरी पत्नी जयश्री मिश्रा, हमारे इस कॉलेज से और देश के कोने कोने से आए देवियों एवं सज्जनों, आज के इस प्रोग्राम में आपका खूब खूब स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक तो जो इकोसिस्टम यहाँ का दिख रहा है, हम जब ट्रेवल करते हुए आए तो एंजॉय कर रहे थे रास्ते को, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ का जो इकोसिस्टम लग रहा है और आप सबसे मुझे मिलने का मौका मिला, ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। मैं आपको वसंतराव नायक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ परभनी की तरफ से, अपने सारे स्टाफ की तरफ से, विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने चांसलर की तरफ से जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और अपने प्रो चांसलर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, सबकी तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से आप सबको ग्रीटिंग लेके आया हूं। हमारे साथ कुछ हमारे परवनी के किसान आए हुए हैं। परसों हमने उनको विदा किया था और ये कहा था आप आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। यही करना है एक्चुअली, फार्मर को आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। ये जो सपोर्ट है ये बहुत जरूरी है। महिला किसान हमारी आई हुई हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान है। बराबर एक बार खड़े हो जाए और ये हर एक प्रोग्राम में ये जो है ना रहती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से। मित्रों, कृषि का विकास तब होगा जब किसान सेंटर स्टेज में होगा और ये भारत शुरुआत से माना है और अभी ज्यादा मानने लगा है। इसलिए केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया कृषि एवं किसान कल्याण, जो कि तब तक हम कृषि का विकास कर रहे थे, किसान कल्याण पर उतना ध्यान नहीं था। इसीलिए ये बदलाव जरूरी था कि किसान कल्याण जोड़ा जाए। और हमने तो अपनी यूनिवर्सिटी में आते ही 25 जुलाई 2022 को ज्वाइन किया था और उसी दिन अपने सभी जो शास्त्रज्ञ हैं, छात्र हैं, अधिकारी हैं, उनके सामने 25 जुलाई को ही मेरा डिक्लेरेशन था कि आप इस भावना पे काम करना है, शेतकरी देवो भव। और हमारे यहाँ हर एक जगह पर दीवारों पर यह लिखवा दिए कि शेतकरी देवो भव। मेरा मानना है कि जैसे हम कहते हैं कि हमें नेचर की, हमारी गरज है नेचर, हम नेचर की गरज नहीं है, नेचर हमारे बिना भी रह सकता। उसी तरीके से शेती, हम महाराष्ट्र में शेतकरी कहते हैं, शेती, शेतकरी यानी खेत, खेतीहर और खेती, इन तीनों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि शेतकरी को सेंटर स्टेज में रखना पड़ेगा। मैंने बताया अपने साथियों को कि आपके बिना भी खेती थी, आप जब विश्वविद्यालय नहीं था तब भी खेती होती थी। आप उसको सुंदर बनाने के लिए, व्यवहारिक बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, यानी खेती है, खेतीहर है, किसान है, तब उसका विश्वविद्यालय है, तब उसके शास्त्रज्ञ हैं और लास्ट में वाइस चांसलर है। यानी सबसे, जो मैं खुद महसूस करता हूं इस बात को कि सबसे ज्यादा जो स्पीयरेबल है वो वाइस चांसलर, यानी
उसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं और किस तरीके से करना है। इसीलिए हमने यूनिवर्सिटी में ये बात रखा कि विश्वविद्यालय का द्वार और वाइस चांसलर का द्वार किसानों के लिए हर समय खुला है। और ये ट्रेनिंग मुझे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा इंस्टीट्यूट में मिली थी। लंबा समय मैंने मास्टर्स करने गया वहाँ, एमटेक करने आया पंतनगर से पढ़ाई करके, पंतनगर से बीटेक करके मैं IRI आया और IRI में एमटेक PhD और वहाँ तक फिर जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च था। वहाँ से मैं परभनी आया। एक चीज त्यागी साहब उसके जो है सबसे महत्वपूर्ण गवाह है। हमारा इनका जो साथ है, इनके गांव तक जाने का, इनको हर जगह बुलाने का, मतलब ये पहचान बहुत पुरानी है। और वहां हमें सिखाया गया था कि कितना भी महत्वपूर्ण आदमी आपके साथ बैठा है, अगर शेतकरी आ गया, अगर खेती आ गया, खेतीहर आ गया, किसान आ गया, तो उस आदमी को वेट कराइए जो आपके साथ बैठा है, पहले शेतकरी से बात करें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी के पास सबसे कम टाइम है तो वो शेतकरी के पास है। सही शेतकरी के पास टाइम नहीं, ये मैं बताना चाहता हूं। और त्यागी जी, आप इस बात को याद होगा आपको कि कभी भी हमारे ऐसे डायरेक्टर्स मिले, एक नहीं, एक के बाद एक ऐसे पाटिल साहब थे। दोपहर में वो किसान उनकी गाड़ी में, डायरेक्टर की गाड़ी में बैठ करके, और वो हमारे कमरे में आ जाते थे। इंद्रमणि, ये समस्या है इस किसान की। उनको ये हेजिटेशन नहीं था कि प्रोटोकॉल है, डायरेक्टर साइंटिस्ट के कमरे में जा रहा है या ऐसा जा रहा है, कुछ नहीं। ये एग्रीकल्चर साइंस की भी अपनी खासियत है, साइंटिस्ट की भी अपनी खासियत है। वो इन प्रोटोकॉल वगैरह में नहीं फंसता। त्यागी जी और रेड्डी साहब इस सब के जो है ना एग्जाम्पल। आज वहां पर हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रेड्डी साहब के जो है करीब जानने वाले मेरे क्लासमेट दोस्त डॉक्टर राव उसको लीड कर रहे हैं। इस समय वहां पर 3 दिन का बहुत भव्य किसान मेला चल रहा है। मैं मिस कर रहा हूं, क्योंकि इनको पता है कि हर साल पिछले 15 साल से मैं ही उसका जो है मेन करता धरता होता था। तो वैज्ञानिकों को मैंने सिखाया कि अगर आपको सफल वैज्ञानिक बनना है तो सबसे ज्यादा आप कांटेक्ट आवर्स किसान के साथ बढ़ाइए, किसान के साथ बढ़ाइए। हमारे साथी किसान यहाँ हैं। 3 चीज हमने शुरू की, त्यागी साहब, सब आप सबके साथ सीखा था। जो उसमें एक, माझा एक दिवस, माझा बलि राजा सोबत। हम पहले शुरू किए थे माझा एक दिवस, माझा बलि राजा साठी। तो मैंने कहा साठी तो हम 365 दिन 24 घंटे हैं, साठी नहीं, सोहबत, सोहबत में कन्वर्ट करो, साथ में, के लिए नहीं, के साथ। और वो प्रोग्राम त्यागी जी हर महीने के 2nd बुधवार को सभी वहां होते हैं। और मुझे जब गया तो मुझे हमारे साथी बैठे हैं गोरे और दूसरे हमारे मैडम, तो बताया कि डायरेक्टर एक्सटेंशन बोले कि हम कैसे दूसरे डायरेक्टर को कह सकते हैं कि तुम खेत पे चलोगे। डायरेक्टर रिसर्च को वहां पर थोड़ा कंपार्टमेंट बहुत था। ये डॉक्टर रिसर्च की सल्तनत है, ये डायरेक्टर एक्सटेंशन की सल्तनत है, ये इसकी सल्तनत है। तो मैंने कहा कि तुम आर्डर निकालो और पहली ड्यूटी वाइस चांसलर की लगाओ और उसका गांव ऐलान करो कि वाइस चांसलर इस गांव में जाएगा आज, और नीचे साइन करो अपनी, और उसके बाद कौन पूछेगा आपको। और वही हुआ। आज भी हर 2nd बुधवार को महीने के वाइस चांसलर के साथ सारे साथ, मेरा मानना है कि आप किसान का हर दुख हार नहीं सकते। हर दुख हारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ना हर के पास ताकत है, लेकिन कम से कम उसे ये तो बता सकते हो कि इस दुख में, इस परेशानी में तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं। सोहबत दिया उसको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, तो एक प्रोग्राम डॉक्टर गोरे लीड करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, और एक प्रोग्राम हमारा प्लांट प्रोटेक्शन पर चलता है। हर बुधवार को, हर मंगलवार को और हर शुक्रवार को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक रात तक शाम को शुरू होता है। ऑनलाइन 300-400 किसान जुड़ते हैं, और उसका काम क्या है, आप सवाल पूछो, ये जवाब देंगे। ताजा ताजा सवाल, ताजा ताजा जवाब वही चाहिए। उसमें मैं सब फिर स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों को जोड़ा। मैंने कहा पत्रकारों को जोड़ो,
पत्रकारों को जोड़ो, सरपंचों को जोड़ो, जास्त लोगों को उसमें जोड़िए। आज जोड़ करके जो ये नॉलेज गैप है उसको ब्रिज करो, उसको कम करो, और जो किसान की समस्या है उसको तत्काल उसे बताओ, क्योंकि सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। जवाहरलाल नेहरू साहब ने IRI के लाइब्रेरी हॉल में, जिसमें ज्यादातर मीटिंग में त्यागी जी रहते हैं, वहां पर यह कहा था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे कि एनीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। और उन्हीं ने कहा था कि जो मैं ये नहर बनवा रहा हूं, जो ये चीजें बनवा रहा हूं, ये भारत के नए टेम्पल हैं। उनका नाम दिया था, सुविधाओं का नाम मंदिर दिया गया। मैं अपने साथियों को कहता हूं कि मुझे अगर चॉइस दी जाती है कि किसान के खेत पे जाओगे या मंदिर जाओगे, दो चॉइस है, तो मैं किसान को खेत को ही बड़ा मंदिर मानता हूं, किसान के साथ को ही बड़ा मंदिर मानता हूं। वहां पहुंचना चाहिए। हम कम कर्म प्रधान देश है, हम गीता के संदेश पर चलने वाले देश। अर्जुन से प्रतिज्ञा दो ना दैन्यम ना पलायन। हम उस भावना को लेकर के चलने वाले कि आप खेती में किसान के साथ खड़े हो। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे अपने पूरे विश्वविद्यालय को और मुझे तो पर्सनली किसानों के बहुत पास लेके आए, और मैं इतना खुशनसीब अपने को महसूस करता हूं कि जब मैं किसान के पास पहुंचता हूं, चाहे जो भी दर्द हो वो हंस देता है। ये खुशनसीबी मेरी है कि ये खुशनसीबी मानता हूं कि उसको ये महसूस है, इस बात का एहसास है कि मेरे साथ विश्वविद्यालय और उसका कुलगुरु खड़ा है। ये भावना हर एक कॉलेज, हर एक संस्थान को होनी चाहिए। और आपका भाग्य है, मेरा भाग्य है, हमें दूसरा जॉब भी मिल सकता था। हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए और दूसरी चीज करने के लिए, प्योर फिजिक्स करने के लिए, कुछ मैथमेटिक्स का छात्र था, कुछ भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिल सकते थे। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि हमें खेती, खेतिहर और शेतकरी के साथ की सेवा करने का मौका मिला। एक ह्यूमिलिटी मेंटेन के जरिए दुनिया आपके साथ चलेगी। ह्यूमिलिटी मेंटेन करिए। हम कहते हैं कि भवन्ति नम्रोस्तरवा फलोदगमई। जिस डाली में फल आता है वो झुक जाती है, और जिस डाली में फल नहीं आता वो ठूंठ ऊपर को खड़ी रहती है। तो ये ध्यान रखिए, विनम्र बन के रहिए, और जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने ज्यादा विनम्रता आपसे एक्सपेक्टेड है। उससे क्या होगा, सब तरीके से फ्लो साइंस का भी प्रिंसिपल है कि ग्रेविटी के अगर आपने ग्रेडियंट बना के रखी है तो एवरीथिंग फ्लो टुवर्ड्स यू, इधर वाटर और एनर्जी और एनीथिंग और नॉलेज। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि मुझे कम आता है, तब तक आप और ज्ञान की पिपासा या ज्ञान का इंक्रीजमेंट है। जिस दिन आपने बोला मुझे बहुत आता है, बस उसी दिन से आपका डिग्रेडेशन शुरू। तो ये आप लोग विनम्रता मेंटेन करना चाहिए हमें। इसी पर ये मैसेज है। ह्यूमन लाइफ में इससे बड़ा जो न गुण है कोई, न इससे बड़ा साधन है, न इससे बड़ी कोई महानता है। ऑलवेज जो है ह्यूमिलिटी मेंटेन करिए और अपने कर्म को करते जाइए। जीवन एक दो डेट्स के बीच में है, वो डेट्स ऊपर वाले की तरफ से फिक्स है। उस बीच में जितना अच्छा और जितना ज्यादा काम कर पाओ कर जाओ, नहीं तो लास्ट में हम पछताते हैं कि ये नहीं कर पाया। धन्यवाद। जय हिंद। I request Honorable Dr. Bharat Bhushan Tyagi sir, who is a Padma Shri awardee and progressive farmer, to please step forward and encourage our farmers, even to our students. मुझे सौभाग्य मिला है आप सभी के दर्शन करने का, और बहुत हृदय से आपका सम्मान करता हूँ। को अपनी मानवीयता को ध्यान रखना है, और वास्तविकता भी यही है कि अब कृषि के मानवीयकरण की जरूरत है। हमने आधुनिकीकरण करके देख लिया, बाजारीकरण करके देख लिया, और हमने तकनीकीकरण करके देख लिया, लेकिन छूट क्या गया? मानवीयकरण छूट गया। हम यदि खेती को मानवीयता के आधार पर देखना शुरू करें तो प्राकृतिक और जैविक खेती में विरोध नहीं होता, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करिए,
आप यदि प्राकृतिक खेती के हैं, जैविक खेती के हैं, तो देखना तो आपको प्रकृति को ही है। यदि आप प्रकृति को नहीं देखते हैं और प्रकृति से भिन्न कोई वस्तु देखते हैं तो आपको सहअस्तित्व देखना नहीं आता। क्योंकि ये हम बार बार बात संस्कृति की करते हैं और कूद कर कर्म पर चले जाते हैं। साथियों, बिना विचार के कोई कर्म होता नहीं है। इसलिए जितना विचार में शोधन हो जाएगा उतना ही व्यवहार ठीक हो जाएगा और उतना ही कार्य ठीक हो जाएगा। और ये 3 नियम हैं। विचार में हम अपने को अपना शोधन करते हैं, व्यवहार में अपने साथी के साथ संबंध को पुष्ट करते हैं न्याय के साथ, और कार्य में प्रकृति के नियम को समझकर हम अपनी समृद्धि को पुष्ट करते हैं, उसके अस्तित्व को समझकर, उसके सहअस्तित्व को समझकर। ये बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। हम लोगों का सौभाग्य है कि अब भारत में आध्यात्मिक अनुसंधान की गति भी पूरी दुनिया के लिए एक नई रास्ता खोले हैं। और मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के नाम से जो ये दर्शन अभी इस देश में आया है, ये दुनिया को नई दिशा देगी। मैं आपको इसका शुभकामना देने के लिए भी आया हूँ। 15 वर्ष तक मैं शोध किया हूँ और खेती में किस प्रकार से, डॉक्टर साहब, समझना अलग क्रिया है, सीखना अलग क्रिया है और करना अलग क्रिया है। समझने में हमारे शरीर की कोई भूमिका नहीं रहती, केवल चेतना प्रधान क्रिया है समझना, मानसिकता प्रधान क्रिया है। प्रकृति के उन सिद्धांतों को, प्रकृति के उन नियमों को, उन व्यवस्थाओं को हम जैसी है वैसा देखते हैं, स्वीकारते हैं, ये समझना है। इसमें हमको अपनी टांग नहीं अड़ानी है। हम जब उसको आगे लेकर चलते हैं तो हमें सीखना और करना दोनों को इंटीग्रेट करना होता है। और सीखना वो कला है जिसके माध्यम से हम किसान को एक नव जागृति का संदेश दे सकते हैं। दुर्भाग्य है कि आजादी के इतने दिन बाद भी आज भी हमारा किसान ना खेत नापता है और ना ही अपना हिसाब लिखता है। क्या सिखाया था हमने उसको? किसान का दोष है। मैं संवेदना से भर जाता हूं, इसलिए कि मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं, पर मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि इस देश में इतने शोषण के बाद भी जो जिंदा है उसका नाम किसान। और यदि आप लोगों ने मिलकर उसकी ताकत को बढ़ाया तो ये देश इकोनॉमी की दृष्टि से नहीं, दुनिया को एक दृष्टिकोण बदलने का काम करता है। आपने कभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ को यदि देखा हो तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट कहती है, जो मिशन लाइफ का जो एक प्रेजेंटेशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यही कह रहा था कि भारत की संस्कृति में प्रकृति को, परिवार को, समाज को, व्यक्ति को देखने का एक इरादा है। दुनिया की नकल करते करते तो हमने अपने को बखेर लिया है। हम अलग अलग तरीकों पर लड़ गए हैं, अपने अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। अस्तित्व साझा होता है। अभी डॉक्टर साहब ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, विभागों में इतने बटे मिलकर चलना ही भूल गए। जरूरत क्या है? हम हाथ से हाथ मिलाकर चलें। खेती मिलकर, साथ साथ मिलकर एक कार्य को अंजाम देने का नियम है, उसे हम लोगों को समझना है। मैं परभनी यूनिवर्सिटी नहीं, राष्ट्रीय जैविक खेती और प्राकृतिक खेती केंद्र के भी साथ हूँ। दोनों शब्द बोलने पड़ते हैं, तकलीफ जरूर होती है, क्योंकि ये मुद्दा ना तो नीति में जाएगा, न रिसर्च में जाएगा और ना ही शिक्षा में जाएगा। ये कहीं नहीं जाएगा। गलती आदमी करेगा और हमारी दृष्टि में गाय रहेगी तो किसान गाय का मारा हुआ नहीं है, किसान तो मानवीय प्रपंच का मारा हुआ है। इसलिए ध्यान करके देख लें कि हम लोगों को अपने खेती के तौर तरीके, उसकी नियमावली बदलने की जरूरत है। जैविक खेती एक ऐसा कार्यक्रम बन चुका है जो अंतर्राष्ट्रीय है, जिसके प्रमाणीकरण पूरे हो चुके हैं, जिसका मैनुअल पूरा है, जिसको देश का हर आदमी कर सकता है। जैविक खेती के साथ प्राकृतिक खेती को भी जोड़ लीजिए, लेकिन आगे चलिए तो सोच समझ कर चलिए, मिलकर चलिए। ये नाम बदल कर रोजाना की नए पजामे पहनना देश का काम नहीं है, समाज का काम है। कम से कम बोलना तो सीखें। एक आदमी आएगा कुछ भी बता देगा, हम मान लेंगे क्या? एक तकलीफ है देश के किसान के लिए। वो आज भी खड़ा हुआ खेत में ये पूछ रहा है कि मेरी आमदनी कहाँ है। और मैंने 1987 में ये अपने से पूछा था और ये वीडियो 1987 का।
ये तो लोगों ने अब ले लेकर वो कहीं ना कहीं पॉडकास्ट किसी ने किया था, उसने पूछा तो हमने बता दिया, और उस वीडियो को 3 करोड़ लोग देख चुके हैं। और कुछ वीडियो नहीं है, केवल एक बात है उसमें कि मैंने खेत पर निराश होकर ये पूछा था अपने से कि 1 किलो गेहूं से 100 किलो गेहूं पैदा करने वाला मैं कर्जदार क्यों हूं, और 1 किलो गेहूं का 950 ग्राम दलिया बनाने वाला मालदार क्यों है? क्योंकि उसके पास कीमत तय करने का अधिकार है, मेरे पास कीमत तय करने का अधिकार। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों को एक संदेश देने के लिए आया हूं, और अपने विश्वविद्यालय को, अब किसान को उत्पादक मत बनाओ, व्यवसायी बनाओ। वो अपने खेत को नापना जान ले, अपने हिसाब को लिखना जान ले, वो उत्पादन का प्रबंधन करे, वो क्वालिटी का प्रबंधन करे, और उसके बाद में वो प्रोसेसिंग भी करे। यदि वो 3 काम कम से कम कर लेगा तो उसकी मालदारी को रोकने वाला इस धरती पर कोई है नहीं। और जिस दिन देश का किसान मालदार होगा, समृद्ध होगा, उस दिन ये देश समृद्ध होगा। ये निश्चित सूत्र है। हम लाभ की बिजनेस करने से कभी मालदार नहीं होंगे। लाभ की परिभाषा बहुत छोटी है। कम देकर ज्यादा लेने का नाम लाभ है, मतलब जेब काटने का नाम लाभ है। ये बोलना बंद कर दो। खेती बिजनेस है, किसके लिए? बिजनेस नॉट प्रॉफिट, बिजनेस फॉर प्रॉस्पेरिटी। हमको समृद्धि का एक व्यवसाय खड़ा करना है, जिससे हमारी धरती भी ताकतवर होगी, हमारा बीज भी पुष्ट होगा, हमारे पशु पक्षी भी ठीक होंगे, और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, और हमारी जेब भी भरी होगी। इतना सा संदेश देने के लिए मैं लंबा समय नहीं लूंगा। आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। तो आपने मेरी बात को सुना, मेरा नंबर नोट कर लो। जब रात को कभी भी स्वप्न में भी ये बात ध्यान आ जाए कि खेती बुरा काम है, तो मुझे याद कर लेना। खेती से बढ़िया इस धरती पर कोई काम नहीं है। ना झूठ बोलना है, ना कोई रहस्य करना है, ना कोई बनावट करना है। गेहूं बोएंगे तो गेहूं निकलेगा, खूब खुशामद कर लीजिए, उसमें से चना नहीं निकलेगा। तो इतना पवित्र काम को लेकर भी मन छोटा क्यों? इसलिए मेरा नंबर नोट कर लो, 8755449866। और महाराष्ट्र से क्रांति उठेगी, मुझे ऐसा विश्वास है। हजारों यहाँ से लोग गए हैं, हमारे यहाँ परिवार में रहकर ट्रेनिंग लिया है। मुझे बार बार विश्वास होता है कि यहाँ से कुछ नया होने वाला है देश के लिए। और जब डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी परभनी आ गए तो हमने कहा कब शुरुआत तो हो ही गई। तो और राजपूत जी पहले से यहाँ बैठे ही थे, तो हमने कहा ये अच्छी बात है, हमको तो आने का मौका नहीं। ऐसा लग रहा है कि रात को यहाँ रहते, रात फिर अब 1500 किलोमीटर दूर जाते हैं। मैं तो कभी जिंदगी में ऐसा सोचा नहीं था। पंतनगर, कभी दिल्ली, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो आपने जो कहा, अब हमारे पैर में भी कोई चुम्बक खड़ा हो गया है कि हम जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और आपके साथ करेंगे। तो सभी को हृदय से शुभकामना के साथ प्रणाम। Now, I would like to invite Honorable Chintala Venkat Reddy sir, who is an organic farmer, known for his soil and nutrient management technique. He is the first independent farmer in India who received international patent for his technique in soil swapping and soil fertility. So I kindly invite you here. और भाइयों बहनों पर भरोसा करके खरीद लेते हो। ये भरोसा ये तो एक संस्था है क्या? एक अभी देखो सेंट्रल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च, ये लोग भी थोड़ा सर्टिफिकेशन, यहाँ ये करेक्ट, इसका वैल्यू इतना है। ये भी कोई भी मुद्रा रहे ना, निशानी, कोई भी निशान नहीं तो यकीन कैसा होगा? ट्रूथफुल लेबल रहना चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार ये सरकार को भी, केंद्र पर सरकार को भी बता रहा था, ये कुछ प्रोसेस इसके लिए उत्पादन में एनकरेजमेंट करके फार्मर्स को और उपभोक्ताओं को, ये भारत सरकार का ये टेक्निक अपना देश का है, ये दूसरा देशों का पेटेंट नहीं, ये भारत की पेटेंट है। और इसको पब्लिक को और किसानों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसको यही कितने दिन छुपाते सच्चाई को? एक आ गए पेटेंट ओपनली आ गए, इसको कितना दिन छुपाने का?
एक सच्चाई को छुपाना, वो अपने आप जितना छुपाते उतना और दूसरा जगह से आ जाता। ऐसे ही ये सॉइल का भी मैंने कल मीटिंग में बोला था, ज़्यादा से लोग यहाँ मीटिंग में कुछ लोग नहीं होंगे उपस्थित, मगर ये सॉइल फर्टिलाइजर गहराई का मिट्टी में फर्टिलाइजर होगा और वही मिट्टी पोषक तत्व भी बनेगा। उसको सही तरीका से आप ज़्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब में जाना, CVR सॉइल टेक्निक, उसमें हिंदी में भी है। पंजाब लोग तो बहुत अपना पंजाबी में बहुत कर लिया, गुजरात में भी हो रहे वीडियोस, मराठा में भी है सब, मगर कुछ लोगों को ही पता चला। ये ज़्यादा से ज़्यादा, कभी भी सच्चाई देरी से फैलता, इसलिए आप इसको पहचान कर ये टेक्निक को सिंपल, अभी तक VC साहब जी और अजय सिंह राजपूत जी बोल रहे थे दूसरा परभनी में, ये शुभ कि बहुत ये बात है गर्व नहीं। उधर एक प्रैक्टिकली टेक्निक को मैं समझाने में हेल्प करूँगा, मगर वो लोग आगे आना बहुत जरूरी है। आज ऐसा वैज्ञानिक लोग वो नीचे का जमीन में वो उसका रूट आपने अभी तक बोल रहे थे, मैं ये सड़क के बाजू में बड़े बड़े पौधों को कौन पाल रहे, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो झाड़ नागपुर सिटी के में है, रोज रोज एक पत्ता जड़े तो भी वो साफ करता। With great honor and pleasure, I invite Dr. Ajay Singh Rajput sir, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा सर, जो कि वसंतराव नायक कृषि विद्यापीठ मराठवाड़ा परभनी के यशस्वी कुलपति हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया, हमने जब डॉक्टर गोयल ने एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था तो मैंने देखा कि युद्ध स्तर पे जैसे बार लेवल पे उस यूनिवर्सिटी की ज़मीनों में काम करवाया। उनके इस जुनून को मैं प्रणाम करता हूँ। और अच्छी बात उन्होंने बताई कि हमें अपने आप को कोई भी हो कम समझना है, कम आंकना है, तभी आपको कुछ ज्ञान मिलेगा। अगर हम अपने आप को मान लेंगे कि हम संपूर्ण हो गए, अहम ब्रह्मास्मि, कभी कोई नहीं रहा। आपने सबने पता, महर्षि विश्वामित्र, उसमें आप सब जानते हैं, उन ऐसे लोग भी नहीं रहे। और हमारे मित्र जो, मैं तो उनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, ये जो दोनों पद्मश्री बैठे हैं हमारे बीच में, भारत भूषण त्यागी जी और पद्मश्री CB रेड्डी सर से इस बार मेरी बहुत अच्छी बात हुई, जो उन्होंने बताया कि आप सब लोग संघ हैं। कितनी बड़ी बात बोली। संघ क्या होता है? जो पानी, सिंपल पानी होता है, अगर उसमें संघ में गिर जाता है तो उससे जो निकलता है तो वो अमृत तुल्य हो जाता है। तो उनसे भी कोई मिलता है तो मैं समझता हूँ कि वो भी पद्मश्री तो नहीं है लेकिन पद्मश्री के नजदीक पहुंच जाएगा। आई एम सैल्यूटिंग हिम, आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर प्रवीण आल्सो फॉर इनवाइटिंग हिम। थैंक यू। हमारी पूरी टीम है, सबको मैं अपने उससे रखता हूँ। मेरा यही विजन है कि इसमें जो पद्म भूषण हमारे भारत भूषण त्यागी जी है, मैं वोट ऑफ थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा शार्ट है, तो सभी का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि आप सबको इस यूनिवर्सिटी के जो अभी सबको लेके जाएंगे बहुत जल्दी चलेंगे, क्योंकि वहाँ जो कमिश्नर मैडम है, जो आपने जो हमारे इंद्रमणि सर बोल रहे थे, रानी कुमुदनी, वो अपने आप में बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जिनका नॉलेज है। बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने बनाई। सर ने भी उनके साथ काम किया, मैंने भी आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर हिम, तो इतना काम है, उतना नॉलेज है। वो भी सब काम छोड़ के एक इलेक्शन कमिश्नर IAS हमारा इंतजार करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने सर को निवेदन किया, वरना सर की जो बात थी वो हम सब लोग सुनना चाहते हैं। परभनी भी आएंगे, आपके पास रहेंगे जब तक आप कहेंगे नहीं। दोनों पद्मश्री भी हमारे साथ आएंगे सर, मैं प्रॉमिस करता हूँ। आप देखने के लिए आपने सबने नाम सुना होगा, गूगल में जाइए, जो आपने एक गुजरात का एक किसान है, क्या नाम है उनका, गोपाल भाई सुटारिया, फ्री में बांटते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को फ्री में देने वाले कितने लोग हैं। व्यवसाय तो सब करते हैं, सर ने बहुत अच्छी बात करी, ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ, उसको भी याद कर रहा हूँ। इनका बड़ा अच्छा काम हो रहा। आप लोग सब लोग किसान देख के आइए रावण जी के यहाँ जी। हाँ, सुधारिया जी हम लोगों के बड़े अभिन्न मित्र हैं। वो सबको जब आते हैं तो सबको छोड़ देते, बोले सर आपको चलना पड़ेगा तब हम चलेंगे। एक वर्धा के प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ था। तो ये प्यार से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको, आपकी कमी क्या है कि आप अपनी किसी भी जो
कि उत्पाद का रेट नहीं लगा पाते। ये हमारी कमी है किसान को। दुनिया का कोई भी आदमी जो है कुछ बनाता है, सुई बनाता है, सर एरोप्लेन लगाता है, वो रेट लिखता है MRP इज दिस। हमारा किसान क्यों नहीं MRP लगा सकता? तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने त्यागी जी एक पोर्टल बनाया है, आपको जानकारी है, जिसका नाम है, आप देखिए www.jaibikkheti.com। उसमें एक पोर्टल में अब किसान को एक दिया हुआ है, एक आपको एक वो दी गई है ताकत कि आप अपने रेट के साथ आइए और फार्म गेट से लोग प्रोक्योर करेंगे और उससे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। एक बार www.jaibikkheti.nic.in में आप जाइए, अभी सब यूनिवर्सिटी के बच्चे आप देख लें, और डॉक्टर केविन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं उनको भी एक रियली वो करूँगा, तो जिन्होंने, उनकी वजह से ये प्रोग्राम हमने इस यूनिवर्सिटी में रखा। नहीं तो और भी भारत सरकार और भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन भारत सरकार ने आपको रिकॉग्नाइज किया बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन। इस बीच में हमारे पास में और भी जो कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं, है ना, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रभाकर जी बैठे हुए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये कहाँ से आए हैं, किसी को पता? इस गवर्नमेंट ऑफ RYSS से जुड़े हुए हैं। ये आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कल हम बात कर रहे थे, जिसने लीड ले रहा है नेचुरल फार्मिंग में। त्यागी जी को पता है सबसे ज्यादा फंड हमने इनको दिया है भारत सरकार की ओर से, और RYSS में आप जाइए, इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, आपको देख के खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि एक बार हमारा किसान इस बात को समझ ले। और एक ही छोटा सा मैसेज और दूंगा मैं इसमें, हमारे बीच में और हमारे साथ आनंद गोरे जी को मैं नहीं भूलूंगा, और उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, सर के गाइडेंस में काम कर रहे हैं। और अन्ना जी एक बार फिर से खड़े हो जाओ। एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा किसानों को इन्होंने ट्रेनिंग दी है, और निस्वार्थ भाव से। और यहाँ तक कि कई बार उनके पास वो बस में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, जैसे भी चले जाते हैं। ऐसे किसान को मैं सैल्यूट करता हूँ। भारत सरकार आपके साथ है, आप जैसे किसानों के साथ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और एक मैसेज देने के लिए आया हूँ मैं कि गो बस्ते लक्ष्मी, जैसा कि त्यागी जी बोल रहे थे, हमने गाय को समझना है। और बैकबोन में 2 चीजों में, यहाँ डॉक्टर प्रतीक्षा भी बैठी है, हम लोग बात कर रहे हैं एक कार्बन की, जो ऑर्गेनिक कार्बन इज द बैकबोन ऑफ नॉट ओनली नेचुरल फार्मिंग बट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब जो है, सर मैं ये कहना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी को भी, ये सारे साइंटिस्टों को, कि अगर हमारे खेत की मिट्टी का अगर हम स्वास्थ्य नापते हैं तो कैसे नापते हैं? आपका स्वास्थ्य कैसे नापता है? अगर आपका फीवर हो जाता है तो 101 डिग्री हो जाता है, थर्मामीटर से नापते हैं। हम हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन से नापते हैं। हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, ऑर्गेनिक कार्बन चेक करते हैं, रमेश हमारे हैं, ये शिव कुमार पटेल, और हमारा वो नायक कहाँ है, खड़े हो जाओ नायक, खड़े हो। ये नरसिंहपुर का क्या है, ये जबलपुर, खड़े हो ना, क्यों शर्माते हो तुम लोग? ये हमारे हार्ड वर्कर हैं, ये मिट्टी में कैसे, कहाँ कार्बन है, कहाँ क्या, इस सब की टेस्टिंग करते हैं। सर FQ 1985 की जो हमारी लैब है, ये लोग काम कर रहे हैं उसमें, और उस लैब में जितने भी सैंपल्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के आते हैं, GFC के आते हैं, क्रिप्को के आते हैं, इनके पास वो पावर है कि वो उसको पास करेंगे अगर क्वालिटी का होगा तो, और पास क्वालिटी का नहीं होगा तो वो बैन हो जाएगा, उसकी ऊपर एक्शन हो जाएगी। ये हमारे नौका वाले संजय जी बैठे हैं, ये जानते हैं इस बात का क्या इंपॉर्टेंस है। जो लोग बायोफर्टिलाइजर इंडस्ट्री के हैं वो लोग जानते हैं, और मैं इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटे से आह्वान पे और छोटे से उस पे 2 दिन का, सैटरडे संडे सबका हॉलीडे होता है, लेकिन आप जानते हो भारत सरकार काम कर रही है, और हमारी वजह से JHRC भी काम कर रही है, क्योंकि हमने कभी हमारा सेंटर इवन कोविड में बंद नहीं किया। अभी भी बायोमेट्रिक लगाया, डॉक्टर प्रियंका उसकी इंचार्ज है, वो देखती है कि हमारे लोग, मतलब ऑटोमेटिकली सब टैकल हो रहा है। तो ये सिस्टम की बात है, हमें सिस्टम को बनाना है। मैं जिस स्थान से बिलोंग करता हूँ त्यागी जी, वो स्थान है, उसका नाम है, और आप सबको कुछ दिखाना है तो सब लोगों को आज हम लोग आपकी सर की जो डीन साहब की एक व्यवस्था है उसमें चलेंगे जल्दी से। तो मैं बता रहा था, मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ को बिलोंग करता हूँ, जिसका नाम है जबलपुर। नाम सुना जबलपुर का? कितने लोगों ने हाथ ऊपर करो। इसका असली नाम क्या है, कोई बताएगा? जवालीपुरम भी है, और ये संस्कार धानी है। संस्कार धानी का मतलब जानते हैं? जो दुनिया को संस्कार सिखाती है। सर वहां पर वो नदी बहती है, मैं मैडम को बोलना चाहूंगा खासतौर पे, जयश्री मैडम को, दुनिया में कितनी नदियां हैं बताओ? सबके नाम, गंगा में अभी हम लोग जा रहे हैं, कुंभ से लौटे हैं गौतम जी,
बहुत सारे, कितने लोग कुंभ गए, ऊपर हाथ करो। वाह वाह। अच्छा, एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ, कुंभ में क्यों गए, कारण हुआ ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, दुनिया में जितनी भी नदियां हैं, गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र, किसी की परिक्रमा होती है क्या? किसी की परिक्रमा होती है? जय चराशोनी बताओ। केवल एकमात्र नदी है जिसका नाम है होली रिवर नर्मदा। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हर, उसकी ही परिक्रमा होती है। और गंगा के स्नान से जो पुण्य नहीं मिलता, वो नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से पुण्य मिल जाता। तो आप एक बार जरूर दर्शन करके आइए। और मैं एक और बात बता देता हूँ कि हमारे नरसिंहपुर में, हमारे जबलपुर में, हमारे उसमें वो ताकत है, उस मिट्टी में वो ताकत है सर, कि उसने न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा है। अगर आज किसी ने अमेरिका से कोई डरा है, अगर किसी ने अमेरिका को डरा दिया है, तो वो हमारा व्यक्ति था, वो हमारे लोग थे। आपको जानकारी होगी, एक पूना महाराष्ट्र से जो लोग हैं, पूना में उनका आश्रम भी है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, आई सैल्यूट हिम आल्सो। उनकी एक नॉलेज है, उनका नाम है आचार्य रजनीश, और उन्होंने ओशो के नाम से जानते हैं। और अमेरिका भी घबराया था तो केवल उनसे घबराया था। यस सर, वो भी जबलपुर के हैं। और एक बात आगे बताने वाला हूँ मैं सर, विथ योर परमिशन, कि महर्षि महेश योगी जिनके विद्यालय चल रहे हैं, महर्षि विद्यालय, वो सब जबलपुर के महर्षि महेश योगी की देन है। कि हमारे बीसी साहब ने भी जबलपुर को सैल्यूट किया है। बेटी की शादी की तो बेटी वहां से लाए, वो भी बहू बना के, ठीक है ना, ये सही है ना मिश्रा जी? तो फिर रिश्ता बना कि नहीं? तो चाणक्य की अगर हम बात करें, चाणक्य की अगर राजनीति की बात करें, तो अर्जुन सिंह साहब चाणक्य थे एक राजनीति के, और मिश्रा जी वो थे एक जो प्रधानमंत्री के सलाहकार, वो भी जबलपुर से ही है। यस, ब्रजेश मिश्रा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो रावत साहब थे, जो सुन नहीं रहे आर्मी में, क्या नाम था उनका पूरा? प्रियंका। यस, वो भी वहीं से जुड़े थे। उनकी भी ससुराल रीवा में ही है, और जबलपुर से वेरी क्लोजली रिलेटेड रहे वो। सर, मेरा वादा है आपको, हम लोगों ने, डॉक्टर प्रियंका बैठी हुई है, एक प्रोग्राम किया था, उसमें नायक भी थे और शिव कुमार भी थे, और हम लोगों का पूरा टीम थी वहाँ पे। विपिन जी को भी उसमें हमने थोड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहता ही है। तो जो आज सीएम है, मैं उनके बारे में बताऊँ, मोहन यादव जी वहाँ के सीएम हैं। प्रियंका मेहता ने एक प्रोग्राम रखा था उस समय रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में, तो मिश्रा जी वाइस चांसलर थे, वो भी हमारे मित्र हैं। मिश्रा जी अभी शायद चेंज हो गए ना वहाँ से, तो उन्होंने प्रोग्राम रखा। तो उस समय वो ये जो अभी जो सीएम हैं, उन्होंने एक फ़ोन लगाया था डॉक्टर प्रियंका को, मोहन यादव जी को। मोहन यादव जी ने फ़ोन लगाया हमारे प्रोग्राम को इनागुरेट करने के लिए, ये बैठी विटनेस है। तो मिश्रा जी बोले कि सर वो हमारे एक एजुकेशन मिनिस्टर थे पहले उस समय, वो एम आई राइट, एजुकेशन मिनिस्टर थे। बोले सर आपके प्रोग्राम को हम इनागुरेट करना चाहते हैं, और वो कोविड की वजह से ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा, आप परमिशन देते हो तो क्या हम उनसे इनागुरेट करा लें? डॉक्टर प्रियंका से पूछा, प्रियंका ने मुझसे बात करी, मैंने कहा यस व्हाई नॉट। आज वो हमारे मध्य प्रदेश की यशस्वी सीएम हो गए। तो आरसीएनएफ से जुड़ने का क्या फायदा होता है, आप समझ सकते हो, है ना? तो जो लोग आरसीएनएफ से और हमारे लोगों से जुड़ जाता है, वो क्लाइमेक्स पे पहुंच सकता है। हमारे साथ ऐसे किसान हैं जैसे ये, एक बार मुझे बड़ा अच्छा लगता है रावंडे जी से इनको देख के, एक बार इनकी जरूर जाना आप लोग। जो किसान हैं उनको इतना अच्छा लगेगा कि हम आपको क्या बताएं। एक छोटी सी परिवार है, इनके बच्चा, इन्होंने अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को वहाँ भेज दिया है गुरुकुल में, दान कर दिया बच्चे को कि जाओ तुम सीखो संस्कारों को। तो संस्कार बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अगर संस्कार नहीं है, मैं यही निवेदन करूंगा हमारे साथ, हमारे तो ये सब हम सीखने आए हैं आप लोगों से। मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और वहाँ प्रोग्राम को हमें बाइंड अप भी करना है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और JH राज सोनी को मैं खास तौर पर, डॉक्टर केविन को और उनकी टीम को, पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। पुष्पा जी है, उन्होंने भी अच्छा एंकरिंग किया, और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके अंदर भी एक वो विजन है, क्योंकि इनकी PhD भी जबलपुर में हुई, am I right? MSc, am I right? And that is the chemistry behind his frequency. एक बार क्लैपिंग करो डॉक्टर केविन के लिए और डॉक्टर
हमारे दोनों कोऑर्डिनेटर हमारे और हमारी पूरी टीम के लिए और आप सब किसान भाइयों को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये बताइए यहाँ अभी आज पहली बार कितने लोग आए हाथ उठाइए जरा आज के कार्यक्रम में। ऐसा है कि मैं वृक्ष आयुर्वेद पर काम किया है मैंने। किस पर? जोर से बोलिए। भारत में 2500 साल पुराने कुछ ऋषि और महापुरुष हुए, जिसमें पराशर ऋषि हैं, कश्यप ऋषि हैं, भगवान परशुराम, उन्होंने कृषि गीता लिखा और वृक्ष आयुर्वेद लिखा सूरपाल जी ने। इन सब ग्रंथों को इसका हिंदी ट्रांसलेट करके और इन सूक्तों पर मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। और हमने आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, आसव, आरिष्ट, भस्म रसायन, जैव रसायन, पंचगव्य रसायन, ऐसे हमने 150 फार्मूले बनाए हैं वृक्ष आयुर्वेद के। कितने? हाँ, भूमि उपचार के लिए स्वर्ण जल बनाने की प्रक्रिया है सस्य वेद में। यानी आप सोने के पानी से अगर बीज को उपचार करते ना, उसकी जबरदस्त, जैसे इसको सोने का पानी का स्प्रे कर दिया जाए, एक दिन बस घर में रखो, फिर इसकी ग्रोथ देखिए। तो स्वर्ण जल, रजत जल बनाने की प्रक्रिया भी वृक्ष आयुर्वेद में है। तथाकथित दुर्भाग्य से ऐसे प्राचीन ग्रंथों को हम भूल गए। वो भला हो डॉक्टर वायल नैने जी का, जिन्होंने लंदन के संग्रहालय से इस पुस्तक की फोटो खींच के और भारत में उसकी प्रतियां प्रकाशित करवाई, उसका हिंदी ट्रांसलेट करवाया और हमको ये ज्ञान मिला। इसका उपयोग करके अभी तक मैंने 38 फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिया है। कितनी? हाँ, रासायनिक के मुकाबले ज्यादा उत्पादन है। देखनी है वीडियो, ये मेरे जो है TCBT पाठशाला करके YouTube चैनल है, उसमें सब 38 फसलों के वीडियो हैं। 60 वीडियो आप देखो जरा। केला, गन्ना, मक्का, धान, अरहर 16 क्विंटल, धान जो है 32 क्विंटल है बासमती का। अभी हम जो है एक लेटेस्ट रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। मात्र 10 महीने में, मात्र 10 महीने में 1 एकड़ में 4000 अमरूद के पौधे लगाकर, हमने अमरूद के पौधे लगाए थे मई में, समझ रहे हो? अभी वो अमरूद में फल आ चुके हैं। एक पौधे से 10 किलो यानी 4000 अमरूद से हम 40 टन मटेरियल निकालने वाले। मात्र 10 महीने में 40 टन अमरूद अभी किसी भारत में किसी ने नहीं निकाला, इतनी कम उम्र में। हमने 4000 पौधे लगाए हैं। कितने? और 2 तारीख को मैंने बोटाड के वहां पर जो है, बोटाड में गुजरात में ये फार्म हमारा। अभी हम क्या कर रहे हैं, भारत के महानगरों के पास ऐसे 200, 300 एकड़ जमीन खरीद के खुद खेती कर रहे हैं। तो हमारी 1150 एकड़ खेती है अभी। कितनी? हाँ, और हम ये उगा करके और कंपनियों को, जोमेटो, जेप्टो, रिलायंस, इनको बेच रहे हैं सीधे। हमारा अभी मात्र 4.5 साल का नींबू का 22 एकड़ का बाग है। एक पौधे से हमने 2.5 क्विंटल नींबू लिया है और पूरे 22 एकड़ में एक भी नींबू नहीं फटा, एक भी नींबू नहीं गिरा, नहीं बीमार पड़ के। इतना आंधी तूफान है तब भी गिरा नहीं। वैसे अमरूद भी अभी मात्र जो है 10 महीने के पेड़ हैं, लगभग 3-3 फुट ऊंचाई है, लेकिन 10-10 किलो फल आने वाले हैं। तो हमने सबका करके अधिक उत्पादन ले लिया है। कोई सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है हमारे पास। और अभी भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, एक अमरूद का किसान है मेरा, डॉक्टर साहब अजय राजपूत जी, एक यहाँ अमरूद का किसान है मेरा। उसने 3 साल पहले अमरूद लगाया था, पिछले साल उसको 1.25 कुंटल फल आया एक पौधे से, अमरूद से। अभी मैं देखने जा रहा हूँ, 10 टन लगा हुआ है उसके खेत में, जबकि वो 90% बेच चुका। संजय ढूंढे, उसका नाम और पता देता हूँ, अभी मैं देखने ही जा रहा हूँ और उसका वीडियो आपको भेजूंगा। ठीक है, तो कृपया आप अपना मोबाइल निकालिए और मेरा YouTube चैनल है TCBT पाठशाला। और मैं आपको अभी एक जो है ये फार्मूले वृक्ष आयुर्वेद के सबको अभी मैं भोजन के समय दे दूंगा। बाहर स्टॉल लगा है तो वहां ले लेना। 8-10 फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ, टेस्ट बढ़ाने वाला, चमक बढ़ाने वाला। ठीक है, और बस इतना ही मेरा कहना था। इतने दूर से आया था, एक्स्ट्रा आपका समय लिया। 9644617216 मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आप ये सारे वीडियो और इसकी पूरी प्रक्रिया खेती वो आपको भेज दूंगा। ताराचंद बेल जी, ठीक है। और एक मैं और आप सबको बताना चाहूंगा, अभी मैं प्राकृतिक खेती के विश्वविद्यालय के लिए लगा हुआ हूं और ये विश्वविद्यालय देख के मुझे एक ऐसा लगा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। तो यूनिवर्सिटी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जो यूनिवर्सिटी और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है SSIST CEO है और बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले उनको मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ, तो वो अपना नॉलेज जिसको आपको संभालना है, लेके जाना है, उनके पास तो भंडार बहुत है। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग उमा महेश्वरी मैडम, वो एक ऐसी आपको ऐसा एक लाइट देने वाली है लाइफ के लिए, आपको महसूस होगा सच ए डायनेमिक पर्सनालिटी इज विद अस। थैंक यू मैम, आई एम हैंडिंग ओवर टू यू प्लीज। Thank you, sir. And respected Regional Director Rajput sir, Padma Shri Chintal Venkat Reddy Garu, Padma Shri Tyagi ji, Prabhakar ji, and sir, and all my friends, most of you I know. So thank you very much. After a very arduous, I think very strenuous field visit, आप लोग वापस आए यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कोई रहेंगे कि नहीं या वाइंड अप हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है। टॉपिक गिवन टू मी इज व्हाई नेचुरल फार्मिंग, क्यों, है ना, और द स्कीम्स दैट आर देयर, हाउ गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस एंड द वे फॉरवर्ड फॉर नेचुरल फार्मिंग। दिस इज द टॉपिक गिवन टू मी। तो वाई नेचुरल फार्मिंग, बहुत सारे ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा करने का सर आपको बहुत मौका मिला होगा। हाँ, many have spoken about it, but we have a little bit of a history. ये नेचुरल फार्मिंग जो टर्म है ना, ये सुनने के लिए हम लोग बहुत साल रुकना पड़ा, हमको तरस गए थे बहुत। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम ही लेते थे। 2009 से हम लोग इस पर जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं था। आर्ट ऑफ लिविंग भी नेचुरल फार्मिंग के इनिशिएटिव करता था करके। 2016 में जब हम लोग विजय कुमार सर, एडवाइजर टू RYSS, उनसे मुलाकात हुई तो वो पूछ रहे थे आप लोग नेचुरल फार्मिंग सिखाओगे क्या? तो वी हैड टू प्रूव टू विजय कुमार सर, यस वी डू। एंड बिकॉज ना हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम तो आपको पता है, दे आर ऑल योगा, प्राणायाम एंड सुदर्शन क्रिया, ऐसे लेते हुए ऐसे बैकग्राउंड से जाकर नेचुरल फार्मिंग सिखाना। तो ये क्या हुआ, एक थोड़ा सा हुआ, ऐसे हुआ था विदर्भा एरिया में यहाँ से, और तेलंगाना में बहुत सारे सुसाइड्स होने के कारण उस समय गुरुदेव एक निर्णय लिए कि कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इस तरह हमारा शुरुआत हुआ और ये जर्नी करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। और आज मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ नेचुरल फार्मिंग माने। दैट जर्नी हैज बीन क्वाइट interesting journey, I can say. So what Gurudev says is, agriculture, it is the backbone of human society. For any civilization to prosper, agriculture has to be healthy and sustainable. ऐसा नहीं जैसे हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं इसलिए ना हमको मुड़ना पड़ रहा है। We are taking a U-turn now at a time when we know that going forward is very difficult for us, it's not sustainable. So we need to get our focus back to agriculture, which is the primary industry. India में तो आपको पता है, this is the main thing, main livelihood for many people, and it contributes to our GDP in a very big manner, and it gives livelihood to many people. So agriculture is the main industry, you can say. We only have to, the earth has got plenty for everybody, but we have to manage the resources very well, and we are like doctors right now. We have to put back the health to the soil, bring back all those things which we lost, bring back the ecological balance. That is why we are all here. Even though you are so tired after your field visit, still you are sitting here to listen. You have, attended this 2-day seminar is all for this. Why we are coming, why Chintal Venkat Reddy ji is coming, or Tyagi ji is coming, or RYSS Prabhakar ji is coming, or why the regional director is holding a seminar is all because now we have to this is the time that this has been given to us, and we have to make best use of the time. At least better late than never, they say, right? Historical background we all know, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कितना ध्वंस हो गया है ना, बहुत सारा नष्ट हो गया। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग वाज रॉन्ग, बट एट दैट टाइम इट वाज राइट। उस समय वो ठीक लगा, इसलिए उसको अडॉप्ट करना पड़ा, एंड वी हैड टू गेट दैट फूड सिक्योरिटी, अदरवाइज वी वर डिपेंडिंग ऑन
outsiders for our food. That's why we had to adopt. But with that came the high yielding seeds, the irrigation changes, and so much, revolution. That's why it's called a green revolution. And that has rendered today in what state we are. We all know that the soil health has got affected, the ecology has got disturbed, the animal health and human health are at stake. And we know most of us have faced at least one member of our family or in our relative of ours are suffering with cancer. So why are we at this stage now? It's because we all know the reasons now. So the overuse of chemicals have rendered the soil so tight, compact it has become. As I go forward, I will tell you our own experience in Kurnool, how we have had this experience. And these are because of the phosphates and the nitrates that are there in the chemical fertilizers that make the soil so compact that it does not allow the percolation of water, and there is no recharge of the groundwater. That's the main reason why we are just, the runoff. When there is a rain, there is a runoff. Along with the runoff of the nutrition also. We are unable to contain that. So what is this? So as we all know, the second largest carbon sink is the land after water. And it is no longer a carbon sink because we are making it the soil so hard that it's not able to absorb the carbon. So land degradation, and this is threatening 700 million lives on this planet Earth. By 2050, we will have a very big challenge if we are not going to change our path. Food secure. Have we become nutrition secure? No. So we should get that also, nutrition security and health and nutrition to everybody, not only to the human beings, but also the plants and the animals, because animals are all eating lot of chemicals, whether you know it or not. So achieving this growth, improving net incomes, enhancing rural enterprises, strengthening the short value chains, and restoration of agrobiodiversity. These are all we are going to do if we adopt natural farming. That is why natural farming should be adopted, and that is the only way forward for us. Thank you so much. महाशय को मेरा वंदन है, और जो किसान मित्र है उनको भी मेरा वंदन है। मैं तेलंगाना से आ चुका हूँ यहाँ पर, तो पहली मेरा कृतज्ञता है इस जो कोऑर्डिनेशन किया था, इस व्यवस्था ने जो किया था, क्योंकि मैं अभी हैदराबाद शहर छोड़ के जाके अभी मेरा गांव में मैं अभी खेती कर रहा हूँ, जो प्रकृति खेती है, जो ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा है, उसको प्रेरणा मुझे यहाँ से मिला, महाराष्ट्र से मिला। वो आदमी का नाम है बालगंगाधर तिलकने जी। क्योंकि मैं शहर में अच्छी नौकरी था, अच्छा व्यापार था, वो व्यापार छोड़ के फिर खेत का तरफ जाने के लिए मुझे मेरा मन ठीक से नहीं लग रहा था। उस समय सारे मेरा परिवार है, मेरा मिसेस है, उन लोग सब लोग ये कह रहा है, सब लोग गांव छोड़ के हैदराबाद आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं, आप क्यों शहर छोड़ के हैदराबाद, शहर छोड़ के गांव में जा रहे हैं। तब मैं सोचा था, अरे क्या है, मुझे अच्छी प्रेरणा नहीं मिल रहा है। तब ने मुझे एक याद आया, एक श्लोक याद आया था, रामायण का एक श्लोक याद आया था, अपि स्वर्णामयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तब रावण संहार होने के बाद उधर भी अच्छी सोने की बिल्डिंग है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो लक्ष्मण जी ने जाके राम भगवान को बताएगा, भाई ये इधर इतना सुंदर व्यवस्था है ना, यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा। तब ने राम भगवान ने ये बात कहा था ये श्लोक से, जितना सुंदर भी होने दो, अपना मातृभूमि और अपना माता जी को सेवा करने से मौका दूसरा कुछ भी नहीं है बोल के बताया था। वो चीज मेरे याद में आया। तब मैं सोचा, अरे मैं गांव को जाने के लिए सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मातृभूमि को सेवा करने के लिए जा रहा हूँ मेरा गांव को। तब ये निर्णय लेके मैं गांव को गया, क्योंकि बालगंगाधर तिलक ने भी ये बात कहता था, हमेशा ये बात कहता था, अपना भारत के लिए आज़ादी का आंदोलन चलते समय सारे लीडर जो करता वो उन लोग को खाली आके मीटिंग में बता के फिर उन लोग को शहर में जाता था।
लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जी और महात्मा गांधी जी वो लोगों के साथ रहता था, उधर ही रह के ये आजादी है ना, ये सबका काम है। ये बात ने इन लोगों को दोनों बहुत आगे लेके गया, तो उन लोगों का भी मुझे बहुत प्रेरणा है, महात्मा गांधी जी का और बाल गंगाधर तिलक का। तो वो दोनों को मैं धन्यवाद चाहता हूँ ये इस मंच पर। तो ये किस लिए मैं गांव को जाने के लिए किया बोले तो मेरा पिताजी मेरा साथ हमारा साथ अच्छा चलता था, उनको बहुत आरोग्य में बहुत हेल्थी पर्सन है, उसको एक छोटी गर्दन का कुछ बीमार आया था, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए, तो उसको डॉक्टर ने 1 महीने तक चेकअप करके उसको कैंसर है, ये भी लास्ट स्टेज में है बोल के बताया था। हम तो बहुत दुख हुआ, अरे मेरा पिताजी तो बहुत हेल्थी पर्सन है, तो उसको क्यों आया? तो उन लोगों डॉक्टर ने बताया आप लोगों को जो रसायन का खेती कर रहा है ना, रसायन का जो फल खा रहा है, रसायन का सब्जियां खा रहा है ना, ये रसायन ज्यादा इस्तेमाल करे तो ऐसा कैंसर ऐसा बीमारी बहुत तेज से बढ़ रहा है। अपन सुनते रहता था, इससे पहले पाश्चात्य देश में जो अमेरिका यूरोप वो कंट्री में ज्यादा बीमार आता था, लेकिन अपना भारत में भी बहुत लोगों को बीमार पड़ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी उसको इलाज भी नहीं मिल रहा इतना तेजी से, क्योंकि अपना पास लोग जनसंख्या बहुत है, हॉस्पिटल कम है, तो हमेशा कौन से भी सरकारी दवाखाने में गए तो हमेशा बेड्स पूरा फुल रहता, स्टाफ भी कम रहता। तो मेरा पिताजी को हम अच्छा इलाज दिलवाया, फिर भी उन्होंने मर गया था, अचानक से उनको मर गया था। तो मैं डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या है, उसको अच्छा इलाज भी दे रहा है फिर भी क्यों ऐसा हो गया? बोले तो ये कैंसर है ना, ये फाइनल स्टेज में आ गए तो कोई भी बचा नहीं सकते। तो मैं पूछा इसको फिर क्या है प्रॉब्लम, सॉल्यूशन क्या है, उसको फाइनल स्टेज में पहले अपन कैसा ढूंढना है बोल के बताया। तो डॉक्टर ने उत्तर दिया ये बात, डॉक्टर ने ये उत्तर दिया भाई कैंसर है वो जब पता चलता पता नहीं तो किसी को पता नहीं, उसका अदृष्ट का ऊपर रहता बोल के बताया। तो मैं सोचा अरे ये कैसा है, फिर ऐसा लोगों को कैसा बचाना है। फिर उसको ट्रीटमेंट करते समय मैं छोटा छोटा बच्चों को देखा है, 3 साल 4 साल 5 साल की बच्ची लोगों को भी ये कैंसर आ चुका था। तो उन लोगों को भी, क्योंकि माँ का जो दूध पीता है दूध में भी ये केमिकल परसेंटेज बढ़ गया। ये सब लोग सोचना है हम भी जाके ऑर्गेनिक खेती करना है। मेरा जैसा मेरा पिताजी का चले गए तो कितना तकलीफ हुआ मेरा फैमिली में, ऐसा किसी को नहीं होना बोल के अभी मैं जाके गांव में जाके अभी खेती कर रहा है। लेकिन ये खेती में छोटा छोटा समस्या है, अगर ये मंच पर है तो उन लोग को बताएंगे बोल के मैं ऐसा उसको बता रहा हूँ। ये छोटा समस्या क्या, अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग फैल रहा है, लोग समझ रहा है लेकिन कर रहा है, लेकिन ये सारे फसल इकट्ठा करने के लिए जगह नहीं है, गोडाउन फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं है, फिर मार्केटिंग फैसिलिटी है। अगर इतना बड़ा लोग अगर चाहे तो गवर्नमेंट को बता सकते, वो इसका वजह से हम FPOs लगाया। तो एकलव्य फाउंडेशन एक बहुत अच्छी संस्था है तेलंगाना में, एकलव्य फाउंडेशन से मिलके हम 35 FPO तक अभी तक लगाया, उसमें 4 FPO हम नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे एकलव्य फाउंडेशन का पास पाडेर एक एरिया है, वहाँ पर अच्छी हल्दी है, अच्छा हल्दी मिल रहा है, वहाँ पर कर्क्यूमिन परसेंटेज ज्यादा है, कॉफी बीन्स भी अच्छा मिल रहे हैं। मैं सभी लोगों को ये विनम्र रूप से ये करता हूँ। 2 चीज है, एक बात तो जो भी खरीदता है आप लोग इधर है तो किसान का पास से खरीदो, ना तो FPO का साथ से खरीदे, तो वो FPO की वजह से किसान लोगों को वो मुनाफा डायरेक्ट मिलेगा। बाजार से खरीदने से पहले डायरेक्ट आप लोगों को कोशिश करो यहाँ से। और जो भी ये बड़ा लोग बड़ा आदमी है इधर मंच पर हसीन है, आप लोग भी आपका गांव में एक आदमी, इसको हम तेलुगु में कहता दत्तक मीन्स एडॉप्ट करे तो कई किसान को अपन ये दे सकते, कई किसान को अपन एक रोजगारी दे सकते हैं। तो आप शहर से उन लोगों को संपर्क करिए। बहुत धन्यवाद है, मुझे अपना चिंतन वेंकट रेड्डी साहब ने बताया, ये अच्छी बात है। हमको शंख में डाले तो जल तीर्थ होता है, ऐसा मंच पे छोटा छोटा किसान लोगों को भी मौका दिया। अजय सिंह राजपूत जी को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार हूँ, बहुत धन्यवाद। प्राची माउरकर बीजोत्सव संस्था से जो अपनी संस्था के बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगी, तो मैडम प्लीज रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मौका दिया। ये संस्था नहीं है, बीजोत्सव समूह के बारे में, और बीजोत्सव जो सीड फेस्टिवल हम हर साल लेते हैं,
अभी पूरे 12 साल हो गए हैं कि ऐसा सीड फेस्टिवल, नेशनल लेवल का सीड फेस्टिवल हम लेते हैं। पिछले साल से इसी वास्तु में ले रहे हैं, यानी ये और आगे का पूरा जो जगह है वहाँ पे स्टॉल्स रहते हैं। भारत भर से लोग आते हैं, करीबन 20-30 स्टेट से आते हैं। समूह है लाइक माइंडेड लोगों का, सारे सीड सेवर्स, फार्मर्स, कंज्यूमर्स इकट्ठा आते हैं। और 2013 से हमने ये बीजोत्सव की शुरुआत की, बहुत छोटे से पैमाने पे था। ये एक स्टेट विदर्भ रीजन, कुछ चंग बीजे, इसके साथ ये चालू हुआ था। और कुछ 100-200 लोग इसमें विजिट करते थे। आप देखेंगे कि ऐसे छोटे से मटके लगे थे, वहाँ पे बीजे रखी थी और पूजा करके हमने वो बीजोत्सव स्टार्ट किया था। शुरू से ही महिला किसान इसमें बहुत रुचि लेते दिखाई दिए। बहुत महिलाएं आती है, अपना अपना योगदान देती है और ऊपर से बिजाई भी लाती है। और वो ये भी बताती है कि वो प्रैक्टिसेस क्या करती है, कैसे संजोए रखती है, कैसे संभाल के रखती है ये बीजे। तो गढ़चिरौली से आती है, छत्तीसगढ़ से आती है और न जाने कहाँ से अपना समय निकाल के वो बीजोत्सव में आती है। फिर हमने ये देखा कि सिर्फ बीजे नहीं, तो फॉरेस्ट फूड जो है वो तो पूरा ही ऑर्गेनिक है, उसमें तो कोई भी मिलावट नहीं है और वो फ्यूचर है अभी हमारा। आप देखेंगे ये कंदमूल जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत न्यूट्रिशियस है और इसमें कोई भी रसायन नहीं रहता है, ये अबंडेंट है। लेकिन हाँ, इसके हार्वेस्टिंग के कुछ एथिकल वेज होने चाहिए। जो परंपरागत हमारा ज्ञान है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर भी काम हुआ है, तो इसका भी प्रदर्शन यहाँ पे होता है। और हम ये सोचते हैं कि ये तो बिना किसी जुताई के, किसी इसके, ये आराम से आता है। कुछ भी ना हो तो भी खाने के लिए हमारे पास ये चीजें पर्याप्त रहती है। बस अभी हम जो पहचान भूल रहे हैं अलग अलग चीजों की, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। तो 3 साल हमारा बीजोत्सव छोटे से पैमाने पे एक जगह पे रहता था। सेवा, ये जो सर्वोदय आश्रम है यहाँ पे ही नागपुर में ही, वहाँ पे कुछ 10 स्टॉल के साथ। फिर हम 3 साल के बाद एक बड़े वेन्यू में शिफ्ट हुए, वो था म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल। और वहाँ पे भी बहुत फिर सीड डाइवर्सिटी आने लगी, छत्तीसगढ़ से भी लोग आने लगे और बहुत अच्छा उत्सव रहता था। लोग तो राह देखते थे कि कब ये उत्सव रहे तो हम आके यहाँ मिले जुले, एक दूसरे से बातें करें, आदान प्रदान करें, हमारा जो भी एक्सपीरियंसेस है। यहाँ पे खास बात है कि हमारे यहाँ कपास से कपड़ा, ये स्वावलंबन को लेके भी बहुत विचार हुआ है। मिडिल मैन जितना एलिमिनेट हो पाए, जितना किसान खुद बेनिफिशियरी रहे, उसके ऊपर का एक ये पहल है, ताकि जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रो करता है या फिर स्ट्रेट लाइन वेराइटीज का कॉटन ग्रो करता है, वो खुद ही अपनी खादी ले और वो खादी बेचे या फिर खुद ही पहने, तो वो एंड कंज्यूमर भी वही हो। ताकि ऐसा ना हो कि बीजे तो वो ले रहा है मार्केट से, खुद मेहनत कर रहा है, किसानी कर रहा है और मार्केट में बेभाव बेच रहा है, और ऊपर से कपड़े के लिए भी वो मोहताज है मार्केट पे ही। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये एक चीज हमने सोची कि ये ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत अच्छे तरीके से ग्राम सेवा मंडल गोपुरी में इसका काम चल रहा है, ये सोच के साथ, और अभी काफी किसान इससे जुड़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे इसमें जो डाइवर्सिटी बढ़ती गई, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें देसी पेड़ों का भी अंतर्भाव हो, क्योंकि किसानी तो सिर्फ जो ग्रेन्स, पल्सेस, मिलेट्स यही नहीं होती है। तो ये अच्छी किसानी होने के लिए आपके खेती में पेड़ की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें फॉडर भी लगता है, हमें पर्चिंग साइट्स भी लगती है, और ये सारी चीजें कौन दे सकता है। इवन नाइट्रोजन फिक्सेशन है, विंड ब्रेकर का काम करना है, तो ये सारी चीजें पेड़ करते हैं। तो अनसन कोई भी पेड़ लगा दिया ऐसे जो बीच में चल रहा था, उसको रोकने के लिए फिर हमने उस पर रिसर्च किया कि कौन से पेड़ कहाँ लगाने चाहिए, और उसके हम डिस्प्ले यहाँ पे करने लगे और लोग बड़ी रुचि लेने लगे। हमें लगा कि ऐसे सूखे ब्राउन कलर के जो बीजे हम लेके बैठते हैं तो कौन देखेगा इसकी तरफ, और पेड़ों के बीजों की तरफ कौन देखेगा। लेकिन हमारे आश्चर्य का ये हो सकता है, एक वजह थी कि लोग बड़े ही चाव से वहां रहते थे और अपना अपना नॉलेज शेयर करते थे कि अच्छा ये सीड आपके पास है, हमने तो ये बचपन में देखा था, हम इसको ऐसे इस्तेमाल करते थे। हम वो डॉक्यूमेंट करने लगे और धीरे धीरे उसमें अभी लास्ट ईयर जो हमने यहाँ सीड डाइवर्सिटी रखी थी, उसमें कुछ 70 नेटिव ट्रीज के, लोकल ट्रीज के हमने बीजे रखे थे, और हम उसकी फिर नर्सरी भी बनाते हैं।
तो ये सब क्यों करना है, यानी ये जो उत्सव चल रहा है 2 दिन का सेमिनार, ये सर ने इतना जो मेहनत किया है, या हम भी जो सीड फेस्टिवल लेते हैं, तो हमें पता है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी अभी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम एम्प्टी फूड खाने लगे हैं, हम खा तो रहे हैं लेकिन उसमें से हमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है। तो ये जो सारे चार्ट्स है, ये हमें बता रहे हैं कि हमारे खाने से पोषण मूल्य जो है खत्म होते जा रहा है, इसके लिए इसकी जरूरत है। तो यही विचार रखते हुए हमने बीजोत्सव जो है वो चला रहे हैं, कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। अभी तक बीजोत्सव काफी जगहों पे हुआ है, करीबन 27 जगहों पे हुआ है, विदर्भ में मोस्टली हुआ है। तो जैसे बाबा आमटे जी का आनंद वन है, सलाई वन बुल्ढाना का है, एमपी में भी हुआ है, वर्धा में तो अभी पिछले 3 साल से चल ही रहा है सेवाग्राम आश्रम में, गढ़चिरौली में होता है और चंद्रपुर में भी हुआ है। तो ऐसे जगह पे हमने बीजोत्सव लिए हैं अभी तक, और लोग काफी प्रेरित होके खुद ही मोटिवेट होके बीजोत्सव अपने अपने इलाके में ले रहे हैं। तो ये आप देखेंगे कि जो है हमारे वाइस चांसलर वो भी आए थे आनंद वन बीजोत्सव में, और काफी अच्छे डिग्निटरीज आते हैं। सुभाष शर्मा जी तो हमसे हमेशा जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता ही रहता है। तो एक ये फैमिली है और फैमिली की जैसा ये बीजोत्सव काम करता है। अभी तक जो हम बीजोत्सव में दिखा पाए थे अपने जो हुए हैं 12 साल में, तो शोरगम के अलग अलग वेराइटीज है, जवार पैडी की 200 से ज्यादा वेराइटीज होती है, पल्सेस की वेराइटीज है, गेहूं की है, जैसे गेहूं में बंसी है, सोना मोती है, और फिर वो छोटा मोती वाला कौन सा वो वेराइटी है, ऐसे अलग अलग वेराइटी होती है। कॉटन के स्ट्रेट लाइन वेराइटीज भी 10 प्रकार के हमारे यहाँ डिस्प्ले होते हैं। वेजिटेबल्स के तो अनगिनत प्रकार होते हैं, यानी लौकी है, ये अपना बीन्स है, इसके टोमेटोज है, ब्रिंजल है, इसके बहुत वेराइटी लेके लोग यहाँ पे आते हैं। मिलेट्स एंड देन मेडिसिनल क्रॉप्स, टर्मरिक और इंडिजिनस ट्री सीड्स, एज आई सेड अर्लियर। ओके, ये अभी तक के हमारे एस्टीम स्पीकर्स है जो यहाँ आके हमें मार्गदर्शन करके गए हैं। विजय जरदारी भी है जिनका यहाँ पे फोटो नहीं दिख रहा है, फिर अपना आकाश बड़वे भी है, काफी लोग हैं, अफसर जाफरी है, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आके हमेशा ही बड़े प्यार से यहाँ सम्मिलित होते हैं। बहुत बार तो अपना खर्चा खुद ही उठा के आते हैं, क्योंकि ये तो कोई संस्था नहीं है जिसको फंडिंग नहीं है, ये सारा क्राउड फंडिंग से चलता है। तो ऐसे ये काम चलता है। और अपकमिंग जो बीजोत्सव है अभी, तो पहला तो नेक्स्ट मंथ ही यहीं पे होने वाला है वनामती में, 21, 22, 23 मार्च को, और उसके बाद 18, 19, 20 अप्रैल को सेवाग्राम में है। तो ये हमारा रेगुलर इवेंट अभी होने वाला है, और आप सभी इन्वाइटेड है, आप सभी जरूर आइए और इसका लाभ लीजिए, और हमें भी आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद। प्रभाकर सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर थीमेटिक लीड कर RYSS को आंध्र प्रदेश स्टेट में, और उनका 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सर प्लीज, आप इनवाइटेड हैं मंच पर। सबको नमस्कार। मैं अपना जो आंध्र प्रदेश राज्य में जो प्राकृतिक खेती जो चला रहा है उसका थोड़ा कुछ मैं शेयर करता हूँ। एक छोटा सा PPT है, टाइम के वजह से हम उसको शॉर्ट करके दिखाएंगे कि ऑलरेडी उमाश्री जी ने भी कुछ बताया नेचुरल फार्मिंग का फायदा क्या है, क्या क्या चीज़ है, लेकिन अपना जो प्रैक्टिकली जो कर रहा है 10 लाख जो फार्मर्स को लेके, उसको हम आपको समझाएंगे। ये जैसा बताया गया कि हम लोग 2015 से इसको हमने शुरुआत किया है आंध्र प्रदेश की सरकार के माध्यम से। एक प्राकृतिक खेती चलाने के लिए एक अपना एक स्पेशल एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसी प्रोजेक्ट के माध्यम से ये चला रहा है। एक पहले एक छोटा सा ऑर्गेनिक सेल था जो उसमें एक मतलब 4-5 ऑफिसर काम करते थे, लेकिन अभी आप समझेंगे कि उस नेचुरल फार्मिंग के जो रैतु साधिकार संस्था, तेलुगु में बोलते हैं इसको फार्मर्स एम्पावरमेंट कॉर्पोरेशन है, उसमें 10,000 लोग अभी काम कर रहे हैं। आप सुनते खुश होंगे कि 10,000 लोगों में से 9,500 लोग जो हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जो किसान हैं उन्हें है, मतलब ये फार्मर जो प्राकृतिक खेती करते जो किसान हैं उन्हें प्रोजेक्ट चलाता है। केवल 500 लोग जो है, केवल वो अपना जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो प्रोफेशनल्स है वो लोग है, मतलब 9,500 लोग जो है जो प्राकृतिक खेती करके दिखा है कि इससे अपना जो भी है मतलब यील्ड बोलते हैं या प्रोडक्शन
जो भी आते हैं वो इससे कम नहीं है, बराबर आता है, बढ़कर भी आता है। और जैसा मैडम ने बताया कि बहुत चीजों में कंपेयर किया था, सबसे बेस्ट है। वैसा फार्मर लोगों को हमने प्रोजेक्ट में लाके एक जो प्राकृतिक खेती का जो फार्मर को 100 फार्मर को बदलाने के लिए एक मौका दिया है। उसी गांव में उनका जो खेती का जो फार्म दिखाते, दूसरा को भी वो इस खेती में लाए। इस तरफ का जो काम है 10,000 9,500 लोग काम कर रहे हैं। इस साल हम 13 लाख जैसा फार्मर लोगों को इस खेती में लाने के लिए प्रयास है। इस आने वाले 2025-26 साल में अपना टारगेट रखा है। तो ये जो मैंने बताया था ना शुरुआत से कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया, पहले 700 गांव में स्टार्ट किया, आज तक आप देखेंगे तो हम लोग 7,000 गांव में पहुंचा है। 13,000 गांव है आंध्रा में, अभी 7,000 गांव में पहुंचा है। अभी शुरुआत से लेकर अभी तक हमने 10 लाख फार्मर अभी इस प्रोजेक्ट में ले आए। आप जानते हैं, आप जैसे पहले भी बताया कि क्यों प्राकृतिक खेती करना है, नेचुरल फार्मिंग। जैसा हमने मैडम भी बताया कि वो अपना जो सॉइल जो है, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लॉस हो जा रहा है। टॉप सॉइल जो है इम्पोर्टेंट है, वो लॉस होते जा रहा है। उसको बचाने के लिए भी अभी वो टाइम लगता है। मतलब 1 सेंटीमीटर का जो टॉप सॉइल बनने के लिए, कल भी आप एक सुने थे प्रेजेंटेशन में, कम से कम 200 साल लगता है। तो जाने में तो तुरंत चले जा रहा है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसके लिए वो टॉप सॉइल को कैसा बचाए, उसके लिए भी एक काम होता है नेचुरल फार्मिंग। तो आने वाला समय में जैसा बोल रहा था, कल एक प्रेजेंटेशन बोल रहा था, ऑस्ट्रेलिया का कंपेयर कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में बहुत पानी कम है और वहाँ भी खेती अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ का जो इंडिया का जो सिनेरियो है, मान लीजिए अभी फसल मतलब पैडी अगर करना है तो बहुत पानी जरूरत पड़ता है। जहाँ पर पानी ज्यादा है, जहाँ यूज कर रहा है वहाँ पैडी चल रहा है। लेकिन पैडी जो है कहीं पानी कम भी है, उसी सिचुएशन में भी कर सकता है। उसके लिए एक नेचुरल फार्मिंग आपको एक रास्ता दिखाएंगे। इसलिए अगर इतना पानी अगर इस्तेमाल करते जाएंगे तो आने वाला समय में हम खेती नहीं कर पाएंगे। वो उससे लेके अपना फूड सिक्योरिटी भी इश्यू आ सकता है। उसके लिए एक सोल्यूशन है कि कैसा पानी कम इस्तेमाल करे, अच्छा से वो अपना खेती करे। और इसके लिए एक हमने कर रहा है नेचुरल, प्राकृतिक के साथ, प्रकृति से मिलकर काम करेंगे, खेती करेंगे, वही प्राकृतिक खेती बोलते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग हम बोल रहे हैं। जैसा एक प्रिंसिपल्स है, जैसा प्राकृतिक खेती करने में एक ये जो चीज है, ये सब चीजें ये बोलते हैं, इसको साथ करना है। आप पहले नीचे से देखिएगा, नीचे जो है 9वां नंबर, इसमें नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स, इसमें कोई फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। वो तो मैंडेटरी है, वो एकदम नहीं करना है, वो तो है। लेकिन उसके पहले भी हम लोग देखिए कैसा हम लोग अभी प्राकृतिक खेती आंध्रा में देखेंगे तो आपने एक केवल इसके पहले एक सीजन भी खेती करते थे, मान लीजिए खरीफ, समर क्रॉप या रबी क्रॉप करते थे। लेकिन अभी जैसा हमारा फार्मर लोग भी आए आंध्र प्रदेश से, जो आनंदपुर से, कर्नूल से, हाथोटाई आंध्रा के जो फार्मर लोग हैं जिन्होंने यहाँ आए हैं, हर एक अपना एक मॉडल करके चाहिए, जो एक मॉडल करके दिखाया। मतलब जहाँ अनंतपुर है वहाँ पे पानी दुनिया में, अपना देश में कम पानी कहाँ गिरता है, अनंतपुर। वो राजस्थान जैसा है, आंध्र प्रदेश में एक अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी अभी साल भर खेती होता है, कम पानी में, कम इससे। वो एक मॉडल हम बता रहा है। इस तरफ जो है 365 डेज, जैसा अपना नौकर को हर महीना सैलरी मिलता है, तनख्वाह, ऐसा एक फार्मर को भी मिलना चाहिए। इसी तरह हमने इसको खेती को साल भर चलाए, हर दिन उनको मतलब आय मिले, उस तरफ काम कर रहा है। और केवल इसके पहले कोई एक क्रॉप को करते थे, मतलब मान लीजिए कोई डालेंगे तो रेड ग्राम या ब्लैक ग्राम या कुछ भी, एक ही फसल होता था, एक ही वैरायटी डालते थे। लेकिन अभी देखिए 15 से 20 वैरायटी अभी एक ही खेती में कर सकते हैं। इसको इंटर क्रॉप बोले, बॉर्डर क्रॉप बोले, और कुछ भी हो, मिलजुल के काम इस तरह करने से क्या होता है, फायदा भी होता है और क्रॉप लॉस भी नहीं होता है और जमीन का फर्टिलिटी भी बनता है। इतना करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चाहूंगी सती जी को, जो SNM एग्रो से हैं, और वो हमें ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। सर प्लीज। मंच पे सभी मान्यवर को मेरा प्रणाम है और उपस्थित सभी
मान्यवर और फार्मर को भी मेरा प्रणाम है। 2 दिन के ये नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के वर्कशॉप में बहुत सारी चीज़ें देखी है और अच्छा लगा कि अपनी कंट्री ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग से भी इतना वर्क कर रही है। सर के 2-3 प्रोग्राम में जबलपुर में भी गया हूँ, इंडिया में ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग में गुजरात में बहुत सारे ये प्रोग्राम में अटेंड कर रहे। उसमें एक चीज़ मुझे बहुत मन में मेरे आती है, वही क्वेश्चन में यहाँ पे नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोलना चाहता हूँ। एज अ ऑर्गेनिक एंड बायो ऑर्गेनिक मैन्युफैक्चरर करके मैं एक रिसर्च लैब के से शुरुआत करके आज इंडस्ट्रियलिस्ट बना हूँ, 2 प्लांट डाला हूँ। बट ये जर्नी क्रॉस करते हुए हमें एक दिक्कत गई है सर कि जो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्मर को कन्वर्ट करना है। फार्मर जो केमिकल पे क्यों गए थे, केमिकल पे गए थे जो अपने हरित क्रांति हुई थी, ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए अपन ने केमिकल पे गए हैं। तो अपने जो भी नेचुरल फार्मिंग में है, फार्मर को हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम केमिकल टू ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में केमिकल और नेचुरल फार्मिंग में उन्हें कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट अश्योरिटी ये देनी पड़ेगी कि जो आज जो उत्पादन निकाल रहा है उससे ज़्यादा हमें उनको देना है, तो ही वो नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कन्वर्ट हो गए। तो यही हमने ग्राउंड लेवल पे एक रिसर्च सर्वे किया गए 5 साल में कि फार्मर को उनका जो उत्पाद है आज 25 क्विंटल है, मैं 25 का 30 करने का दावा करके दूंगा, 35 करने का दावा दूंगा, और वो सक्सेस हुआ तो वो फार्मर जरूर कन्वर्ट होगा। और यही ऐसे ग्रुप का एक रिसर्च का मेन मोटो है। मैं अभी रिसेंटली सभी मान्यवरों ने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया है, अपनी प्रेजेंटेशन बनाए, पर समय के कमी के कारण ये प्रेजेंटेशन नहीं पब्लिश करूँगा। इसमें जो मेन पॉइंट है वो बताऊँगा कि हमें यही मोटो है सर कि हमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी ऑर्गेनिक इनपुट्स बनाते हैं उन्हें कैसे अच्छे तरह से देके, क्वालिटी देके फार्मर का उत्पादन बढ़ाएंगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो उसी सर्वे पे हमने ध्यान दिया है कि सर ने प्रभाकरण सर ने पैडी का एग्जाम्पल दिया। सर पैडी पे हमने 1000 फार्मर पे फ्रॉम गोंदिया भंडारा ये डिस्ट्रिक्ट पे सर्वे किया फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर से। 3 ईयर में हमने उनको यही बताया है कि आप जो नेचुरल प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रॉम यूजिंग ऑफ केमिकल्स, आप एज इट इज कीजिए, बट हमें 1 एकड़ में 1 बोरी कम कीजिए केमिकल की, क्योंकि हमें उन्हें कन्वर्ट करना है। अगर आपका उत्पादन कम होता है तो आप हमारा यूज मत कीजिए, जितना कम होगा उतना पैसा हम भर के देंगे आपको। उनको चेक दे दिया था हमने फार्मर को। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का नाम है चिंतामणि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, 1100 मेंबर्स हैं उनके, उसमें से 1 मेंबर हमने पहले लिया था। आज हमारे 1000 मेंबर हमारे कंपनी की तरफ है। ये अचीवमेंट है। एक्चुअल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल में कन्वर्ट हुए फार्मर है। तो उन्होंने जो फार्मर को चूज किया था उसका एनुअल यील्ड था 25 क्विंटल पर एकड़ पैडी वो निकलता था। तो उसे हमने बोला कि 1 केमिकल के बैग आप कम कीजिए, अगर आपका 20 हुआ तो 5 का हम भर के देंगे पैसा, और आपका 30 हुआ तो आपको अचीवमेंट है वो। तो हमने वो फर्स्ट ईयर किया उनका, तो उन्होंने बात सुना और उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया उसमें ऐसा ध्यान में है कि वो 25 से सही में 30-32 पे पहुंचे। तो उन्होंने यही बात बाकी के फार्मर को बताया कि मुझे उत्पादन हुआ है और केमिकल भी 1 बैग कम हुआ है। तो केमिकल सडनली बंद नहीं हो सकता है, उसे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपने सॉइल को उसकी हैबिट पड़ चुकी है। उन्होंने एकदम से केमिकल डाल के जब सॉइल अभी डिफर्टिलाइज हो चुकी है तो उसको फर्टिलिटी के हमने 3 साल का टाइम दिया। राइट नाउ इज गेटिंग 35 क्विंटल पर एकड़ एंड 50% केमिकल कम कर दिया उसने। उसका ये वो एरिया का एक रिव्यू है कि हमारी सॉइल पहले से हार्डनेस कम, यानी सॉफ्टनेस ज्यादा हो गई, हार्डनेस कम हो गई है, फर्टिलिटी बढ़ गई है, और बाकी भी चीजों में पेस्टिसाइड का भी खर्चा कम हुआ है क्योंकि नेचुरली वो ग्रो हुए। तो यही चीज पे मैं फार्मर को भी बोलना चाहूंगा कि आप ये चीज को प्रैक्टिकली कीजिए। नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सही में सक्सेसफुल है अगर उसको सही स्टेप्स पे किए जाए तो। सडनली केमिकल बंद नहीं कर सकते। एज ए केमिकल इंजीनियर मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने सॉइल में किसी ने इसके पहले केमिकल नहीं डाला होगा तो ठीक है, बट आपने डाला है तो आपको इसको धीरे धीरे कम करके ऑर्गेनिक को धीरे, नेचुरल फार्मिंग के धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये करना ही है क्योंकि ये अभी आने वाले समय की एक नितांत जरूरत हो जाएगी। क्योंकि अभी सर ने बताया कि अपने कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि रेसिड्यू जो है अपने जमीन का रेसिड्यू लेवल बढ़ रहा है, इसलिए अपने वही रेसिड्यू अपने खाने में आ रहा है, केमिकल रेसिड्यू।
तो उसी के कारण अपने को ये कैंसर है, बाकी की बीमारियां ये कम करना है तो आज ना कल नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना पड़ेगा। इसलिए आज ही से प्रैक्टिस करके मुझे बहुत अच्छी बात पता चली यहाँ पे कि अदर स्टेट में हमारे महाराष्ट्र नजदीक तेलंगाना है, वहाँ के फार्मर से मैं कल डिस्कस किया, वो इतना अच्छी तरह से वहाँ पे कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे हमारे महाराष्ट्र में जो फार्मर है उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करेंगे और ये जो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसको और अच्छे तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये उम्र में हमें जो तागी सर ने बताया, मैं 5 मिनट से डिस्कस किया कि हम जवान लोगों से ज्यादा उनका जज्बा ऑर्गेनिक के लिए इतना अच्छा है तो हमारा भी जज्बा उससे डबल होना चाहिए। इतना करके अपने बात शब्द को टानते जाते हो। थैंक यू। पद्मश्री सर भारत भूषण त्यागी जी को वो आए और मंच पे 2 शब्द कहें। सभागार में उपस्थित मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं आज मैडम के दर्शन करें और बहुत दिन के बाद में करें, तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी साथी और हमारे आदरणीय जो श्रीमती हैं, उन सभी को साधुवाद करते हुए मैं आप सभी को भी हृदय से नमन करता हूँ। दोबारा आप लोगों के साथ में फिर बोलने का मौका मिला है और मैं मिश्रा जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मुद्दा ये है कि विरोध करने से कई बार मंथन तो होता है, लेकिन कई बार जब बड़े लोग विरोध करते हैं तो छोटों का मन छोटा होता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। विरोध करना एक प्रक्रिया है, लेकिन विरोध करने वाले व्यक्तियों को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम किस पद पर कहाँ बैठे हैं और इसका प्रभाव समाज पर कैसा जाएगा। और जो अंतिम व्यक्ति है जो इस तलाश में है कि मेरी तरक्की कैसे होगी, उसका मन तो कहीं दोगला ना हो जाए, भ्रमित ना हो जाए। इसलिए मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन सबको ये निवेदन करता हूँ कि जब बदलाव करना होता है तो बदलाव नाम का नहीं होता, बदलाव काम का होता। यदि हम काम के अंदर बदलाव नहीं करेंगे, नाम बदलते बदलते चले जाएंगे तो सामने वाला कंफ्यूज होता चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में अब एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम शुरू हो गया है और मैं आंध्र प्रदेश का जो प्रेजेंटेशन है, पीछे भी मैनेजमेंट हम लोग विजय कुमार जी और हम लोग मिले थे। हमने कहा था कि नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं वही हमारे प्रिंसिपल्स हैं तो बात बन जाएगी। हम अपने करने के तरीकों को एक कैटेगरी में रखें, लेकिन नेचर के जो प्रिंसिपल हैं उनको एक कैटेगरी में रखें, ताकि हर व्यक्ति को सोचने पर, हर व्यक्ति को समझने पर एक हिम्मत बन जाए। मैं मैडम रानी कुमुदनी जी को बहुत साधुवाद देता हूँ। जब ये चर्चा का विषय चल रहा था तो एक दिन हम इनके कार्यालय में गए और शायद मैडम याद होगा आपको, मिश्रा जी मैं एक बड़ी सुंदर घटना सुनाना चाह रहा हूँ। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग बड़े विवादों में फंसा हुआ था, वैज्ञानिक नहीं सुनते थे। तो एक दिन मैडम ने मुझे बुलाया, बोले कि मेरा एक मन था आपसे पूछने का, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं कि ये बात सही है। ये बड़ी गजब की बात थी, क्योंकि ये एक सवाल है। तो मैंने कहा कि मेरी बात मेरी नहीं है, मैं तो प्रकृति के सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। सूरज तो पूरब से निकलता है, इस पर किससे पूछनी पड़ेगी। तो आपने उस समय एक ऐसी सुंदर नींव रखी और ये कार्यक्रम कहीं आयाम को लेकर आगे बढ़ा और सही मायने में सर्टिफिकेशन के क्राइटेरिया में जो बहुत बड़ा मौलिक परिवर्तन हुआ। और मैं प्रभाकर जी से भी कहूँगा, प्रभाकर जी नाम है आंध्र प्रदेश से, प्रभाकर जी से ये बात कहूँगा कि सवेरे एक बिंदु पर चर्चा हुई थी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सर्टिफिकेशन है, पीजीएस सर्टिफिकेशन, उस पर आपके द्वारा बड़ा मंथन हुआ उस समय। उस पीजीएस सर्टिफिकेशन में ह्यूमैनिटी वाला हिस्सा जोड़ दीजिए, इंसानियत वाले हिस्से को जोड़ दीजिए, वैल्यू वाले हिस्से को जोड़ दीजिए, ताकि हम धरती के साथ संबंध को, पेड़ पौधों के साथ संबंध को, पशु पक्षियों के साथ संबंध को, मनुष्य के साथ संबंध को क्लियरफाई कर सकें, डेफिनेशन उसकी दे सकें। एक बड़ा काम हो जाएगा।
क्योंकि नई एक और नया मामला चल रहा है कि हम तो कमेटियों में हैं, आपके बाद में कई कमेटियों में हैं, तो एक बड़ा झंझट ये चल रहा है कि हर एक पद्धति के लिए एक नया सर्टिफिकेशन लागू करना पड़ेगा और वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम एपीडा के थ्रू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पीजीएस के लिए बहुत सारा एक अलग क्राइटेरिया बनता है, और जब हम नेचुरल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो एक और क्राइटेरिया बनेगा। अंत में जब हमको जाना ही लैब टेस्टिंग पर है तो हमको टेक्निकल सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को सर्टिफिकेशन सिस्टम में बेहतर तरीके से लागू करें। तो इस पर विचार करें। मैं पीछे टी विजय कुमार जी को भी ये इशारा किया था और आप इस पर जोर देंगे, क्योंकि हमको सिस्टम नहीं बदलना है, हमको सिस्टम अपडेट करना है। जो पहले कमी रह गई थी देश को करना क्या था, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहां भी कहीं कमी थी उसको हमको अपडेट करना, हमको इस तरीके से करना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे स्टैंडर्ड, जैसे मैं आपकी बार बार तारीफ क्यों करता हूँ, उस समय पीजीएस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव था स्टैंडर्ड्स का, और जो इन लोगों के द्वारा मेहनत हुई और उसमें कई सर्टिफिकेशन जो कंटेंट के बेस पर हमारे बहुत अच्छे साबित हुए, वो आप लोगों की देन थी। यदि ये लोग नहीं सोचते तो रास्ता नहीं निकलता। तो आज मैं इस मंच से आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ, किसान देश का भोला भाला है, उसको तो आमदनी और धरती के साथ में एक रिश्ता समझ में आता है, उसकी आमदनी बढ़े, धरती भी ठीक रहे और मुक्ता को भी खाने के लिए अच्छी चीजें मिले, देश का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका सम्मान बढ़े। इन सभी कामनाओं के साथ में हम प्राकृतिक खेती को, जैविक खेती को बहुत अच्छे ढंग से आगे लेके चलें। आप सबके लिए मेरी हृदय से शुभकामना है। सभी को नमस्कार। नंदू भाई गवर्नमेंट, सबको प्रणाम। सबको जाना है, हमें भी जाना है वर्धा की तरफ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि सब महानुभाव बैठे हैं। हमारा मराठी में एक है कि सर्वांचे ऐकावे आणि मनाचे करावे, यानी सबका सुनना है लेकिन करना मन से है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सर ने मेरा काम देखा है। मैं मूलतः अकोला डिस्ट्रिक्ट का हूँ। वर्धा में आके मैंने गांधी विनोबा के आश्रम से पास रहकर राजीव दीक्षित और ऐसे लोगों का आदर्श लेके काम किया है। अब त्यागी जी कह रहे थे कि भाई नेचुरल और ऑर्गेनिक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे लिए तो है, समाज के लिए भी बहुत है, लेकिन बस एक ही मार्ग में चलना है, सबका अच्छा काम में अपने को अच्छा आहुति लगाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन सर ने जो कहा गाय के सिवा कुछ पर्याय नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मेरे घर में खेती नहीं थी, आज मैंने 22 एकड़ खेती गाय के भरोसे खरीद ली है और दोनों डिस्ट्रिक्ट में मेरी खेती है। 100% 2001 से आज तक, मैं 10वीं कक्षा में फेल हुआ था, तब से लेकर आज तक कंप्लीट ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसी मेरा गुरु नहीं है, कोई मेरा चला नहीं, मेरा कार्यक्रम चल रहा है। आज मेरे पास 75 गाय है। गाय का दूध का भी मैंने प्रोडक्शन करता हूँ, देशी गाय के दूध का मावा, पेड़ा, पनीर बनाता हूँ, गोमूत्र के ऊपर भी प्रक्रिया करता हूँ, गोबर के ऊपर भी प्रक्रिया करता हूँ और क्लासरूम ऑफिसर जैसा रहता हूँ। खेती में रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ, जिधर भालू है, शेर है, सब हमारे बगल बगल में रहते हैं, उसके बीच में हम लोग रहते हैं। सरकार का कुछ लेते नहीं, सरकार का कुछ मांगते नहीं और हमें सरकार का कुछ चाहिए नहीं। और उसके बाद हमको कर्जा भी नहीं चाहिए बैंक का, सब हमारे पास उपलब्ध है। और आप बोलेंगे तो आपको हम दान देंगे, किसी को गाय दान देंगे, किसी को कल्चर दान देंगे, आप बोलेंगे उतना दान देने के लिए हमारे पास सब है। बस सबको प्रणाम, सबको। I request Burman sir to say a few words. It's really my pleasure. Sir, I am handing over to points, please. Just please allow me to talk in English because the entire my career I have spent only in English since my mother tongue is Telugu. The dignitaries who have occupied the dais and the farmers, to each and everyone, my pranam. I am a doctorate in marine biology, appeared for civil services. So when I was posted at Bhubaneswar for 4.5 years, all my mango trees, 200 got devastated. So because of the chemical farming, after my retirement, I took it very seriously. I have shifted to the organic farming. One of the Padma Shri awards
Chintala Venkata Reddy sir, just now he has lamented that nobody has mentioned about the procedure, what he has developed for which he has received a patent. I proudly announce on the dais here, we have a group called CVR method in WhatsApp. So the members are not less than 325 or 350. I am a proud user of the CVR method, especially the pest and disease, it works. 20 kilos of the subsoil, the soil which is below the 3 feet, and we mix that one with 250 ml of castor oil, and also we take the topsoil of 20 kgs, mix it in the 200 liters of water drum, and to that we add the 2 or 3 kgs of the dust, and also the powder what we get after cooking that one, all mix it, then allow that it to settle. Use the supernatant directly onto the trees. After 3 days or 4 days, the pest and the disease, it completely vanishes. I swear, sir, you have just lamented. Nobody has mentioned about this. In the mundu meer annaru, evaru na method gurinchi cheppalede ani. Appudu nenu excite ayyanu akkada, because I have been using this method, so I fail in my responsibility, because this time I am sitting there, but I have been lamenting. I fail in my responsibility if I not mentioned about this one. So God has given an opportunity for me to come here. So I thank Rajput sir. It has been, CVR method has been serving. It is a very, very cost effective. I vouch for it. I vouch for it. So with these few words, so I convey my profound thanks and congratulations to Rajput sir for conducting this event. I am a proud farmer after my retirement. After my retirement, I am taking care of my farming activities relentlessly. So if the God and time permits, so maybe that we will go into next stage of activity, where my activity, it will help the farming community in addressing the diseases and pests. Thank you very much. Pranam to all of you. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद।